अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट 10.2 एक्सरसाइज। 10.2 एक्सरसाइज और इसी तरह इस चैप्टर को हम कवर करेंगे आज। इससे पहले हमने 10.1 जो एक्सरसाइज थी उसको कवर किया था। 10.2 जो है वो थोड़ी सी टफ भी है और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, बेसिकली एंगल्स को हमने फाइंड आउट करना है। जो 10.1 हमारी एक्सरसाइज थी उसमें टेंजेंट्स के रेलिवेंट्स बात थी। 10.2 में ज़्यादा जो है वो एंगल्स के रेफरेंस से बात होगी। अब इसमें जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ में जो इस एंगल्स के रेफरेंस से जो भी स्टेटमेंट्स बनती हैं वो हम कवर करेंगे ताकि आपको आइडिया होता रहे कि सेमी सर्कल्स में जो एंगल्स हैं वो क्या बनेंगे। अगर सेमी सर्कल से लेस हो एंगल तो लेस हो सर्कल की वैल्यू तो फिर एंगल्स क्या बनेंगे, अगर ग्रेटर हो तो वो क्या बनेंगे। उन सारी चीज़ों को हम एमसीक्यूज़ में डिस्कस करेंगे और फिर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हम इन चैप्टर के रेफरेंस से जो बड़े क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। सो मूव टू दी एमसीक्यूज़। जो आपको चीज़ें साथ साथ आती होंगी आपने खुद से उसका आंसर करना है। सो फर्स्ट एमसीक्यूज़, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर। अगर कोई से दो एंगल्स जो हैं वो सेम सेगमेंट के अंदर बने तो वो क्या होंगे? वो इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे या सप्लीमेंट्री होंगे। यू हैव 5 सेकंड्स, आपको खुद से आंसर करना है। मैं साथ फिर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ, आप पहले उसको डिफ़ाइन कर लें कि इसका मतलब क्या है, यानी कि किस चीज़ की बात हो रही है। मीन्स ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। अगर इस सेगमेंट के अंदर कोई भी एंगल बन रहे हैं ना वो, तो वो क्या होंगे, ठीक है। एक ये मैंने बना दिया और इसी तरह एक ये मैंने बना दिया। तो एक सेम सेगमेंट के अंदर जो बनने वाले एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। सो राइट ऑप्शन इज बी। ओके मसीरा, आपने आंसर किया है कि पहले का आंसर बी है। मैंने साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी है कि सेम सेगमेंट के अंदर अगर एंगल्स बनेंगे तो वो क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे और उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। सो ये था हमारा पहला एमसीक्यूज़। अब हम मूव करते हैं अपने जो सेकंड एमसीक्यू है उसकी तरफ। द एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। एक सेमी सर्कल क्या होता है, इसमें हमने प्रीवियस क्लास में बात की है कि सेमी सर्कल होता क्या है। और फिर जो है वो इसमें आपने बताना है कि ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल एक्यूट होगा, राइट होगा, ऑब्ट्यूज होगा या रिफ्लेक्स एंगल होगा। सेकंड का बी, बहुत अच्छे। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला जो एंगल होगा वो राइट होगा। आप 10.2 से पहले जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वहाँ पे ये थ्योरम लिखा भी हुआ है, तो आप वहाँ से उसको रीड आउट भी कर सकते हैं। एक दो तीन लाइनों में जो डिफ़ाइन किया गया है आप उसको वहाँ से देख सकते हैं कि सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल की बात हो रही है। आप अगर सर्कल को दो पोर्शन में डिवाइड कर दें तो ये जो डॉटेड पोर्शन मैंने बनाया है ये आपका क्या है, सेमी सर्कल है। तो ये क्या कहलाएगा, इसके अंदर जो एंगल बनेगा दैट वुड बी 90 डिग्री या राइट एंगल होगा। नेक्स्ट वन, द एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल, ठीक है। अगर एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल, अगर आपके पास एक सर्कल है और उसका जो सेगमेंट है वो सेमी सर्कल से कम होगा तो वो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, लेस देन 90 होगा, इक्वल टू 90 होगा, ग्रेटर देन 90 होगा या इक्वल टू 180 होगा। मसीरा थर्ड का आपने बताया है कि थर्ड का आंसर होगा सी। मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और इसके रेफरेंस से एक नया जो एमसीक्यू है वो भी आपको बता देता हूँ। ये आपके पास एक सर्कल है, सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल। अगर हम इसके सेमी सर्कल ड्रा करें ना तो सेमी सर्कल इसका ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे बनेगा। अब लेस देन सेमी सर्कल का मतलब ये है कि इस ऊपर वाले सेगमेंट की बात हो रही है। अगर इस ऊपर वाले सेगमेंट में कोई भी एंगल बनेगा तो वो क्या होगा, वो 90 से बड़ा होगा। क्योंकि उसकी रीज़न क्या है कि आप उसका अगर एंगल को देखें ना, ये लाइन लगाएंगे तो उसके दरमियान का जो गैप होगा, यानी कि जो एंगल बन रहा होगा उसका दरमियान का गैप वाइड हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो इस वजह से वो एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। अब इसी को हम एक सेकंड एमसीक्यू जनरेट कर लेते हैं कि अगर आपका एक सर्कल है
और यहाँ पे आपके पास एक सेमी सर्कल है और जो सेगमेंट है अगर वो सेमी सर्कल से बड़ा हो जाए तो फिर जो एंगल बनेगा ना वो 90 से फिर क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ठीक है, अगर सेगमेंट सेमी सर्कल से छोटा होगा तो जो एंगल के दरमियान का देखें ये गैप जो है ना वो ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है, तो वो ग्रेटर देन 90 होगा। अगर उससे बड़ा हो जाए, जितना बड़ा होता जाएगा उतना उसका जो दरमियान का गैप है वो छोटा होता जाएगा, जो एंगल बनता जाएगा तो वो फिर क्या बनता जाएगा, लेस देन 90 बनता जाएगा। तो दोनों के रेफरेंस से आपके पास MCQs आ सकते हैं कि अगर सेगमेंट जो है वो सेमी सर्कल से ग्रेटर हो तो एंगल कितना बनेगा, और अगर सेगमेंट सेमी सर्कल से लेस हो तो एंगल कितना बनेगा। तो दोनों हवाले से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्वाड्रिलेटरल, ये अब मेमोराइजेशन का MCQs है। अ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे उसका नाम क्या होगा। तो ये आपको अब क्या करना है, इसको याद करना है। 4th 1 का एक स्टूडेंट ने आंसर किया है, बहुत अच्छे। दैट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल के ऊपर हैं। इट मीन्स यहाँ इन डॉट्स की बात हो रही है, तो आप अगर इनको कनेक्ट करते हैं तो ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी, और ये सर्कल के ऊपर अगर बनेगी तो दैट वुड बी कॉल्ड एज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि 4 का जो ए ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो ये थे हमारे डिटेल में MCQs, यानी कि हमारे आज का जो लेक्चर है उसमें बेसिकली क्या है, ज़्यादा एंगल्स की डेफिनेशंस हैं, एंगल्स के हवाले से एक्सप्लेनेशंस हैं। तो जो MCQs थे, MCQs में उनके रेलिवेंट जो भी थ्योरम्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो हमने काफ़ी सारी कवर कर ली हैं कि एंगल्स जो हैं वो ग्रेटर कब होंगे, लेस कब होंगे। अब हम जाते हैं अपना जो शार्ट और लॉन्ग का पोर्शन, उसके अंदर हम उन जो एंगल्स होंगे उनको फाइंड आउट करेंगे कि अगर कोई आपके पास डायग्राम दी हुई है उसमें कुछ अननोन जो एंगल्स हैं या वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करनी होंगी, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे जी। सो आपने साथ साथ उस चीज़ को समझना है। इन अ फिगर AB इज पैरेलल टू दी CD। अब इसमें 4 जो है ना वो एंगल पूछे गए हैं। मैं इस बुक से आपकी जो डायग्राम है उसको भी ड्रा कर देता हूँ, क्योंकि इसकी जो डायग्राम है वो गिवन है। ये आपकी इसकी डायग्राम है, एक सर्कल आपको दिया गया है, इसमें AB और CD दोनों हमने पैरेलल जो हैं वो ड्रा कर दी हैं। और कुछ जो एंगल्स हैं वो आपको डिफाइंड हैं। ये कंप्लीट जो है वो आपकी डायग्राम है। अब इसके अंदर हमें जो 4 से 5 एंगल्स की वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। उसमें से जो पहली चीज़ है वो क्या है, एंगल AEB, यानी कि E के ऊपर कौन सा एंगल बनेगा, सेकंड वन। एंगल B क्या होगा, यानी कि यहाँ पे क्या एंगल बनेगा, एंगल C, यानी कि इस जगह पे क्या एंगल बनेगा, एंड द 4th वन इज एंगल D। तो ये आपका 4 मार्क्स का आपका क्या बनता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जिसमें हर जो एंगल आप फाइंड आउट करेंगे उसका आपका 1 मार्क होगा। तो अब हम जाते हैं अपना जो पहला पोर्शन है, आप उनको नाम दे दें बेशक, कि A जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं एंगल AEB। अब इन एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको डायग्राम्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जो डाटा आपको दिया जाएगा उस डाटे पे आपने गौर करना है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो गिवन हैं और उनसे हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आप इस E को गौर करें तो E जो है उसके एडजेसेंट, यानी कि उसके साथ जो एंगल बना हुआ है AEB,
वो कितना है जी, वो 110 है, यानी कि इसके साथ जो एडजेसेंट एंगल है 110 ये AE बना हुआ है। अब अगर इसके एडजेसेंट जो है वो एंगल 110 है, इसका मतलब ये है कि अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की डेफिनेशन यूटिलाइज करें तो उसके मुताबिक हमारा जो एंगल AEB बनेगा वो CED दोनों जो हैं वो 110 के इक्वल होंगे। एंगल E एडजेसेंट एंगल इज 110, ठीक है, उसकी जो एडजेसेंट है वो क्या है, 110 है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की जो डेफिनेशन है वो हम यूटिलाइज कर लें। उसके मुताबिक क्या होगा, एंगल AEB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल AEB के, यानी कि ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, फिर 110 के ही इक्वल हो जाएगा। इस तरह अगर तीन वैल्यूज में लिखा हो तो जो सेंटर वाली वैल्यूज होती है, मतलब उस पे हमें एंगल्स की वो बात कर रहा है कि जो सेंटर में चीज़ है उस पे कितना एंगल बन रहा है वो आपने डिफाइन करना है। तो ये था हमारा इसका पहला पार्ट जिसमें हमने E के ऊपर जो एंगल है वो फाइंड आउट किया है कि वो कितना है, 110 है। अब हम जाते हैं अपने जो B पार्ट है उसके ऊपर, यानी कि जो B एंगल है, B यानी कि इस जगह पे जो एंगल बन रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट में जो पैरेलल की कंडीशन है उसको आपने यूटिलाइज करना है। ए बी क्या है, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ठीक है। अगर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों के जो कॉर्नर पे बनने वाले एंगल होंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर वो भी इक्वल होंगे। एज AB is parallel to the CD, ये हमें क्या है, गिवन डाटा है। इसका मतलब ये है कि ACB और BCD ये दोनों जो एंगल होंगे ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके मुताबिक क्या है, अब AEB कंप्लीट जो ट्राइंगल है, अगर इस कंप्लीट हम ट्राइंगल को देखें तो ट्राइंगल AEB ये कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब एक जो एंगल है एंगल AEB वो किसकी इक्वल है, वो 110 के इक्वल है। अब मजीद कौन सा एंगल आपको गिवन है, एंगल BAE वो कितना है, 40 की इक्वल है। और तीसरा आपने B को फाइंड आउट करना है। आप इसको अलहदा से एंगल B भी लिख सकते हैं, ABE करके भी लिख सकते हैं, यानी आपने ये जो एंगल है ABE वो फाइंड आउट करना है। अब सम कितने की इक्वल होता है, 180 की इक्वल होता है। एंगल AEB प्लस एंगल BAE प्लस एंगल ABE इज इक्वल टू 180। अब इसमें से जो जो डाटा गिवन है वो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, 110 प्लस 40 प्लस एंगल ABE इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपके पास एंगल B कितना निकल रहा है, 30 के इक्वल निकल रहा है, यानी कि 110 एंड 140 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो एंगल ABE इज इक्वल टू 180 माइनस 150, यानी कि एंगल ABE 30 के इक्वल निकल आएगा। तो ये हमने सॉरी ये 30 है, तो ये हमारे पास एंगल क्या बनेगा, 40 बनेगा। ये 30 था, ये भी 30 है, तो ये कंप्लीट कितना बनेगा, 140। और ये हमारे पास जो लास्ट वाला एंगल बन रहा है ये 40 की इक्वल बनेगा। मींस यहाँ पे एंगल कितना है, 40। और इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स का सम बन रहा है वो किसकी इक्वल हो रहा है, 180 इक्वल, यानी कि 30 यहाँ पे, 40 यहाँ पे और 110 यहाँ पे, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट यानी कि B पार्ट, जिसमें हमने एंगल B को फाइंड आउट करना था। अब आते हैं अपने C पार्ट पे।
सी पार्ट में क्या है कि आपको एंगल सी फाइंड आउट करना है और एंगल डी फाइंड आउट करना है। अब एंगल सी के लिए आप वही कंडीशन जो आपको गिवन डाटा है वो आपने यूटिलाइज करना है अगेन कि ए बी इज पैरेलल टू दी सी डी। अगर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इनके जो इंटीरियर में एंगल बन रहे हैं वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल इस सी के पार्ट पे भी बनेगा। और इसके लिए हम कौन सी डेफिनेशन है जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, दैट इज़ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, मैं इस ए पार्ट को यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि यहाँ पे ही हम इसको सॉल्व कर पाएँ। थर्ड पार्ट सी, एंगल सी फाइंड आउट करना है। ए बी इज पैरेलल टू दी सी डी बाय यूजिंग alternative interior angle definition। एंगल ए बी ई जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ए सी डी, और वो भी कितना बनेगा, 40 की ही इक्वल बनेगा। यानी कि जो बी के पार्ट पे एंगल बन रहा है वही हमारे पास क्या बनेगा, सी के ऊपर एंगल बनेगा। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किया है जी, इसका जो सी पार्ट है वो हमने फाइंड आउट किया है, एंगल सी। अब अगर आपको एंगल डी फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए अगर आप अपनी जो ट्रायंगल है उसको कंसीडर करें सी ई डी, जिस तरह हमने एंगल बी को फाइंड आउट किया है इस ट्रायंगल के लिए ए बी और ई के लिए, ए बी और ई के लिए हमने जिस तरह एंगल बी को फाइंड आउट किया है, इसी तरह अगर एंगल डी हमें फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पे हमने बना लिया कि दैट इज इक्वल टू 40। अब आप एंगल्स की जो डेफिनेशन है वो यूटिलाइज कर सकते हैं कि ये बन गया ई के ऊपर 110, सी के ऊपर 40। इसका मतलब ये है कि डी के ऊपर कितना होना चाहिए, क्योंकि तीनों का जो सम है वो किसकी इक्वल होता है, 180 की इक्वल होता है। 110 प्लस 40 ये हो जाएगा 150, मीन्स जो डी के ऊपर आपका एंगल बन रहा है वो कितने की इक्वल है, वो 30 की इक्वल है। मैं इस बी को रब करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। एंगल डी, कौन सी डायग्राम हम कंसीडर करेंगे, सी ई डी ट्राइंगल, ट्राइंगल सी ई डी। और सी ई डी में क्या है, एंगल सी ई डी, तीन चीजों में से एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 110। जो सेंटर वाली वैल्यू होती है मतलब उसके ऊपर एंगल की बात हो रही होती है। अगर मैं इसी को लिख दूं ट्राइंगल एंगल ई सी डी, इसका मतलब है कि मैं सी एंगल जो है उसकी बात कर रहा हूं। अब देखिए मैं इसी को लिख रहा हूं इस तरह, एंगल ई सी डी मीन्स अब इस सी एंगल की बात हो रही है और सी के ऊपर जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 40। अब आ जाते हैं कि हमें डी पे फाइंड आउट करना है, मीन्स ई डी सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमें पता है कि जो ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम होता है दैट इज इक्वल टू 180, यानी कि इन तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम किसकी इक्वल है, 180 की इक्वल है। आप इन तीनों को कंप्लीट नाम से भी लिख सकते हैं, सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं। एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। सी के ऊपर कितना एंगल है, 40 की इक्वल, 110 की इक्वल प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, मीन्स डी के ऊपर जो एंगल आएगा वो 30 की इक्वल आएगा। 110 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। सो डी इज इक्वल टू 30। एक स्टूडेंट ने सही आंसर किया है दैट डी इज इक्वल टू 30। मसीरा वेल डन। सो ये था हमारा डिटेल में शार्ट क्वेश्चन जिसमें 4 हमारे एंगल्स हमने फाइंड आउट करने थे और हर जो एंगल है वो एक एक मार्क का है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका जो शार्ट क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाता है। तो मेन चीज़ इन क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि जो आपको डाटा दिया गया है आपने उसमें से अपना जो गिवन डाटा है उस पर फोकस करना है, यानी कि आपको चीज़ें क्या दी गई हैं। अब इसमें डाटा में क्या था कि ए बी इज़ पैरेलल टू द सी डी, मीन्स पैरेलल के रेफरेंस से जो भी कंडीशंस बनती हैं, जो एंगल्स बनते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए और फिर उसी को यूटिलाइज करते हैं। और फिर जो डाटा के अंदर आपको वैल्यूज़ गिवन हैं ऑलरेडी,
ऑलरेडी में क्या गिवन था, आपको 110 गिवन था। तो उस कंडीशंस को देखते हुए, यानी कि अल्टरनेटिव इंटीरियर, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर, इन सारे रेफरेंस को यूज़ करते हुए आप अपना जो अननोन डाटा है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है जी। सेकंड क्वेश्चन है ना, गिवन फिगर P इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड एंगल BPD इज इक्वल टू 130 फाइंड। इसके लिए भी अब आपके पास 3 एंगल हैं। ये अब क्वेश्चन जो है वो इसी के रेफरेंस से आपने खुद करना है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस हैं 10.2 के उनके अंदर सर्कल्स की बात हो रही है। तो सर्कल का एक जो क्वेश्चन है वो हमने डिटेल से डिफाइन किया हुआ है, इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपने खुद से सॉल्व करना है ताकि आपको एंगल्स को फाइंड आउट करना आ जाए। नाउ मूव टू दी लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैं इसकी डायग्राम पहले बनाता हूँ। इन एन एडजॉइनिंग फिगर एंगल QPR इज इक्वल टू 60। अब आपको जो डाटा दिया गया है वो ये एंगल दिया गया है, फाइंड, और फिर ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपने फाइंड आउट करनी है जी। मैं पहले इसकी डायग्राम बनाता हूँ और फिर हम इसको क्लियर करते हैं। एक आपके पास सर्कल है, इस सर्कल के अंदर आपके पास ये QR एक लाइन है, आप इसको कॉर्ड भी कह सकते हैं। और आपको नजर आ रहा है कि QPR इज इक्वल टू 60, मीन्स यहाँ पे जो P के ऊपर एंगल बन रहा है दैट इज इक्वल टू 60, और P से ही एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आ रहा है जो उसके सेंटर के अंदर से गुजर रहा है, और Q जो है उसको S के साथ मिला रहा है। इस पॉइंट को हमने S का नाम दिया हुआ है, और इसी तरह इस पॉइंट को R के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। एक और लाइन है जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रही है, वो T पॉइंट के ऊपर मिल रही है, और इस जगह पे सेंटर है विच इज O, और इसको हमने U का नाम दिया हुआ है। सो मीन्स एक एंगल आपको क्लियर है और वो है P। वो P कितना है, 60 डिग्री की इक्वल है। इसका मतलब ये है कि अगर P से हमारा जो परपेंडिकुलर आ रहा है इसको दो पोर्शन में अगर हम कट करें तो वो फिर बन रहा है 30-30। फाइंड आउट क्या करना है, A पार्ट है QSR, B पार्ट है QSR, का मतलब ये है कि S के ऊपर जो एंगल है वो आपने फाइंड आउट करना है। दूसरा पोर्शन है एंगल PRS, मतलब R के ऊपर जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। थर्ड में PQS, मतलब Q के ऊपर जो एंगल है उसकी बात हो रही है। फोर्थ वन में T के ऊपर एंगल की बात हो रही है। और 5 है कि QTR इज एन एक्यूट एंगल। तो आपने उसकी क्या बतानी है कि अगर QTR एक्यूट एंगल है तो वो क्यों है, उसकी आपने रीजन बतानी है। सो मूव टू द फर्स्ट पार्ट, QSR। पहला एंगल है QSR, वो आपने फाइंड आउट करना है। अब S के ऊपर जो एंगल है अगर आप इसको P के साथ कनेक्ट करें तो एंगल P पे कितना बन रहा है, एंगल QPR वो कितना है, 60 डिग्री है जो कि हमें गिवन है। और दूसरा जो है वो कितना है, QSR, ये भी कितना होगा फिर 60 के इक्वल होगा, क्योंकि अगर P के ऊपर हमारे पास 60 एंगल बन रहा है तो वही P परपेंडिकुलर आ रहा है S के ऊपर, तो S के ऊपर भी जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, 60 के इक्वल होगा। तो आपका जो पहला एंगल है इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, यानी कि एंगल QSR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 60 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 120 की इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका फर्स्ट पोर्शन है। अब इसका बी पार्ट में क्या है कि आपके पास एंगल जो आपने फाइंड आउट करना है दैट इज PRS, मतलब
अगर इसको हम कंसिडर करें कि आर के ऊपर जो वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट करनी है, और पी आर एस को अगर आप डिफाइन करेंगे तो दोबारा आप इसी चीज़ को यूटिलाइज करेंगे कि पी के ऊपर कितना एंगल बन रहा है, उसी के रेफरेंस से आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास 5 से 10 सेकंड है, आपने बताना है कि आर के ऊपर यानी कि पी आर एस क्या एंगल बन रहा है। आपको एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भी पता है कि एंगल का जो ट्राइंगल के एंगल का सम होता है दैट इज इक्वल टू 180। अगर वो 180 के इक्वल होता है तो आपके पास एक एंगल जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है, तो आर के ऊपर कितना एंगल होगा। जी शाबाश, खुद से सॉल्व करें इसको। वन 120 आपके पास एस के ऊपर एंगल है जो कि एस और पी का सम है। एंगल्स का सम कितना होता है 180 के इक्वल होता है। तो आपने क्या करना है 180 माइनस 120 करना है। ये 120 कौन से हैं, एस और पी जो हैं दोनों के जो एंगल्स हैं वो आप माइनस कर देंगे। आपके पास आर के ऊपर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम जो एंगल्स हैं वो दो फाइंड आउट कर चुके हैं, एक आपको गिवन है और दोनों का जो सम है वो 120 के इक्वल है। तो आपके पास जो आर के ऊपर वैल्यू बन रही है दैट इज 60 डिग्री। तो ये था हमारा बी पोर्शन जिसमें हमने एंगल पी आर एस फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट इसी तरह आपने क्यू पे एंगल फाइंड आउट करना है कि एंगल पी क्यू एस मीन्स क्यू के ऊपर जो एंगल बनने वाला है वो क्या होगा। अब क्यू पी क्यू एस पे आपने अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो आर और क्यू पे एंगल्स को देखें कि आर और क्यू पे क्या एंगल बनेंगे, उसी के रेफरेंस से आपने एंगल्स पी क्यू एस निकालना है जो कि फिर किसके इक्वल होगा। अगर यहाँ पे आर के ऊपर अगर कंप्लीट जो है वो 60 है तो फिर इसका मतलब ये है कि 30 यहाँ पे हो जाएगा और 30 यहाँ पे हो जाएगा। उसकी रीज़न कि जो दरमियान में लाइन है ये इसको कट कर रही है। अगर यहाँ पे 30 है तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स की डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, और इसी तरह अगर इस एंगल को हम यूटिलाइज करें अल्टरनेटिव इंटीरियर की डेफिनेशन को, तो इस जगह पे जो एंगल बनेगा दैट वुड बी इक्वल टू 30 डिग्री। मीन्स एंगल पी क्यू एस क्या हो जाएगा, या सिर्फ एंगल क्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और उसको हम कैसे यूटिलाइज किया, ये जो सेकंड हमारा पोर्शन है जिसमें हमने आर के ऊपर जो एंगल निकाला है वो 60 है। अगर वो 60 है तो ये जो लाइन है ये इनको दो बराबर पोर्शन में कट कर रही है, दोनों जगह पे 30-30 बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि अल्टरनेटिव इंटीरियर की डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी 30 डिग्री होगा। सो ये था हमारा इसका थर्ड पोर्शन यानी कि सी पार्ट। तो एंगल क्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसका आपने निकालना है टी के ऊपर एंगल। तो ये एक दो पार्ट जो हैं ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं कि टी के ऊपर एंगल क्या बनेगा, बल्कि एक आपने फाइंड आउट करना है। फिर ये लास्ट वाला जो है कि ये एक्यूट क्यों होता है वो बहुत आसान है कि क्योंकि 90 से कम होता है तो वो एक्यूट होगा। इट मीन्स ये जो क्यू टी आर होगा वो फिर 90 से लेस ही आएगा, बट इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। और जो ई पार्ट है उसके लिए आपने ये डिस्क्रिप्शन देनी है कि ये एक्यूट क्यों है। अगर इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ मिला के देखें तो मीन्स ये जो टी होगा ये फिर एक्यूट ही आएगा। वजह क्योंकि 5 पार्ट में ई पार्ट में वो उसी की रीज़न पूछ रहा है कि वो एक्यूट क्यों आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ से हमें काफ़ी सारा इसका एनालिसिस मिल जाता है कि टी के ऊपर बनने वाला एंगल क्या होगा। सो ये एक पार्ट आपने खुद से सॉल्व करना है, और एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करना है जिसमें 3 जो एंगल्स हैं वो आपने डिफाइन करने हैं। सो ये था आज का हमारा पेपर जिसमें हमने 10.2 के रेफरेंस से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और इसी तरह इस मुताबिक जो चैप्टर हमारा 10 है इन दो पेपर्स में हमारा कवर हो जाता है। जो पहला पेपर था उसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन आपको एज ए असाइनमेंट दिए थे, आपने उनको खुद से सॉल्व करना है ताकि टेंजेंट्स के रेफरेंस से जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो। और इसमें एक शार्ट क्वेश्चन और ये 2 एंगल इस लॉन्ग क्वेश्चन के ये आपने फाइंड आउट करने हैं ताकि आपको ये जो एक्सरसाइज है ये क्लियर हो जाए और ये चैप्टर क्लियर हो जाए। फर्दर आपने इस चैप्टर के अंदर जो बुक के एक्सरसाइज हैं यानी कि जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। तो ये 2 पेपर और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये जो चैप्टर है आपका 100% क्लियर हो जाएगा।
सो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।